हेलो दोस्तों। वीडियो मैं बना रहा था, डिस्टर्ब हो गया। कुछ मेरे मोबाइल में जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने कुछ फाइल से डिलीट करके इसमें जगह बनाई है। दोस्तों, मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। आज भी मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं वीडियो बनाने बैठ गया। और जो मैंने थर्सडे को बोला था कि मैं फ्राइडे का मार्केट देखूँगा, अगर ये ऊपर में बंद होगा तो अगला हफ्ता ऊपर में ही चलेगा, अगर ये नीचे में बंद होगा तो अगला हफ्ता नीचे में ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, फ्राइडे को मुझे पूरे मार्केट के बाद काफ़ी वाच और ध्यान और दिमाग लगाने के बाद कोई रुझान साफ नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि अगले हफ्ते बाज़ार नहीं चलेगा या एफआईआई की बाइंग नहीं हुई। एफआईआई की बाइंग भी हुई है, कैश में भी हुई है 500-700 करोड़ की, एफ&ओ में भी हुई है। और जो साफ इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को तो ये ऊपर ही खुलेगा। सीधी सीधी सी बात है, मंडे को तो ये ऊपर ही खुलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का रुझान मुझे चाहिए था वो रुझान मुझे नहीं मिला। मैं अभी भी अपनी वक्तव्य पे अड़िग हूँ, क्योंकि शेयर बाज़ार पहले मैं अपना वीडियो डिटेल बताने से पहले एक डिक्लेरेशन देता हूँ कि ये टोटली एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है। जो नए लोग, नए बच्चे, न्यू एंट्रेंट, न्यू कमर्स इस स्टॉक मार्केट में आए हैं और वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करके अपनी बुनियाद जमा रहे हैं। इवन कुछ एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि मुझे 35 साल का 40 साल का तजुर्बा इस बाज़ार में है। मैं किसी ज़माने में 86-87 से इस बाज़ार में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज इस मुकाम पे हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कोई मेरा लालच नहीं है वीडियो बनाने के लिए, कोई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, वो व्हाट्सएप चैनल नहीं है, कोई मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई मैं वेबिनार भी नहीं देना चाह रहा हूँ, कोचिंग भी नहीं देना चाह रहा हूँ, ट्यूशन भी नहीं देना चाह रहा हूँ। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने पसंद करने वालों के लिए इस चैनल पे अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो सुनिए, समझिए और परखिए, और सीधी सीधी सी राय दूंगा। हाँ, डिक्लेरेशन ये है कि अगर किसी को मेरे वक्तव्य और मेरे इस चैनल से प्रॉफिट या नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक एजुकेशनल पर्पस से चैनल है और मैं एक एजुकेशनल एकेडमिक बात ही इस पर करूँगा। तो दोस्तों, मैं 3-4 बात में अपना ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज, क्योंकि मैं कई दिन से मैंने वेडनेसडे को बोलना शुरू किया था कि नए नए आईपीओ में जो पैसा आप लोग लगा रहे हैं, अगर किसी को आईपीओ मिलता है तो आप उसके लिस्टिंग गेन को कैश करके अपने बैंक में जमा कर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने थर्सडे को, इवन वेडनेसडे को ही शाम को और थर्सडे को अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स, क्या नाम था उनका, बिल्कुल सेम मेरे वर्ड्स उन्होंने बोले, एमजे प्रिडिक्शंस, एस्ट्रो गुरुजी और पता नहीं कौन कौन, सीधे सीधे मेरे ही वर्ड्स बोले कि आईपीओ के लिस्टिंग गेन को कैश करके अपने बैंक में डाल लीजिए। क्या दोस्तों, मेरे दिमाग से जो बात निकली है उसी को ही वो रिपीट करने के लिए हुए। मेरा तो कोई लालच नहीं है, मेरा तो कोई कोचिंग या वेबिनार नहीं चलता, ना ही मुझे चलाना है। मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को आगाह करता हूँ। और नंबर 1, मैं दोबारा आगाह कर रहा हूँ, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब्स ने 2-3-4 बात मेरी दोहराई हैं।
नंबर 1, आईपीओ में लिस्टिंग में जो पैसा मिले उसको आप कैश करके अपने प्रॉफिट में डाल लीजिए, क्योंकि सन 1990 और उसके बाद भी बहुत आईपीओ आए, मुश्किल से 2%, 100 में 2 आईपीओ ही सक्सेस हुए। बाकी आज भी उनमें से किसी आईपीओ के कागज़ भी नादारत हैं दोस्तों। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ये बाढ़ आई है आईपीओ की, आपको अपने डाटा, रिजल्ट्स, प्रॉफिट बहुत अच्छे दिखा देंगे, लेकिन बाद में नदारत हो जाएंगे। तो लिस्टिंग गेन पे जो पैसा मिले तुरंत उसको अपने खाते में डाल लीजिए। एसएमई को दोस्तों देखिएगा भी मत। जो बीएससी एसएमई पे लिस्टेड हैं, एनएससी एसएमई पे लिस्टेड हैं, एसएमई वाली कंपनियों को स्मॉल स्केल के जो कंपनीज आ रही हैं, जो अच्छा 1 लाख 2 लाख या अच्छा रकम इन्वेस्टर से ले लेते हैं, बिल्कुल भी मत देखिए दोस्तों, वो सिर्फ फंसाने के लिए हैं। ये मेरी नंबर 1 टोक रही आज के इस वीडियो में। नंबर 2 टोक दोस्तों, पेनी स्टॉक्स की तरफ मत देखिए। जो 1 2 3 4 रुपया स्टॉक्स चल रहे हैं और आपने देख लिया और ये सुजलोन तो 2 रुपये से आज 10 रुपये 90 पैसे हो गया है। बाकी जो पेनी स्टॉक्स बचे हैं 1 2 3 रुपये वाले, उनको पकड़ो। तो दोस्तों बिल्कुल भी उनको देखिए मत। मैं सुजलोन की ये कहानी बता देता हूँ। देखिए कितने शेयर उसके प्लेज हैं, कितना बड़ा कर्ज उसके ऊपर है, कितनी बड़ी लॉस में वो कंपनी है। दोस्तों क्यों ऐसी कंपनी में आप फंसना चाह रहे हैं? ऑपरेटर्स ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिलेगा और कब इन्वेस्टर्स को फंसाएं। सारे पेनी स्टॉक्स टीटीएमएल नहीं हो सकते, सारे पेनी स्टॉक्स टीटीएमएल नहीं हो सकते। आप यूनिटेक को देखिए और बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो पेनी स्टॉक्स की तरफ आप बिल्कुल भी, ये मेरी एक सलाह है दोस्तों, मर्जी आपकी, आपका पैसा है। मैं नहीं चाहता आपका पैसा जंग लग जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डिमिनिश हो जाए और आप डिमोरलाइज हो जाएं। ये दूसरी मेरी बात हुई। तीसरी बात दोस्तों, आज मैं अपने दिमाग से बहुत अच्छी तीनों बात बता रहा हूँ, 4 बात बताऊँगा, 5 बात बताऊँगा। तो तीसरी बात क्या है दोस्तों, मुझे 40 साल का तजुर्बा है। एफ&ओ ऑप्शन और पता नहीं क्या क्या, निफ्टी खरीद लो, बैंक निफ्टी खरीद लो, इसके ऑप्शन खरीद लो, इसके एफ&ओ खरीद लो। दोस्तों बिल्कुल भी इन अंग्रेजी के शब्दों में मत पढ़िए। मैंने अहमदाबाद में 14 साल, अहमदाबाद के अंदर 14 साल लोगों को इस स्टॉक मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते देखा। और एक वहाँ कांकरिया झील है, कांकरिया झील है मणिनगर में, वहाँ मैंने सुसाइड करते देखा है लोगों को। दोस्तों एफ&ओ ऑप्शन एंड फॉरवर्ड ट्रेडिंग, इस तरह के अंग्रेजी के शब्दों में बिल्कुल मत आइए। ख़ास तौर से मैं अपने प्यारे न्यू एंट्रेंट, न्यू कमर्स, न्यू इन्वेस्टर्स, नए बच्चों को ये बात बतानी चाह रहा हूँ। अच्छी तरह से कान खोल के सुन लीजिए और ये मेरी सलाह है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि अगर हम ना तो आईपीओ को ही रखें, ना ही हम पेनी को ही रखें, ना ही हम ऑप्शंस में ही ट्रेड करें, तो कहाँ करें? तो दोस्तों चौथी बात, आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड करिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप रिलायंस में, फॉर एग्जांपल रिलायंस में इन्वेस्ट करेंगे तो आज 2369 का रेट है दोस्तों। डेफिनेटली अगर ये शेयर 2100 रुपये भी आ जाता है तो विद इन टाइम ये 2390 को तो क्रॉस करेगा ही करेगा, नुकसान नहीं होने देगा आपको। महीने 2 महीने 3 महीने में ही आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। क्या नहीं है मेरे रिलायंस के पास आज? अरे एशिया की बिगेस्ट रिफाइनरी रिलायंस के पास है जामनगर में। अरे इसके पास आईपीसीएल बड़ौदा में है दोस्तों। इसके पास पॉलीमर तैयार करने का सबसे बड़ा कंपनी फैक्ट्री है। इसका दिलवासा में बहुत बड़ी कंपनी है। इसका फैब्रिक्स में बहुत बड़ी कंपनी। दोस्तों क्या नहीं है इसके पास?
गैस इसके पास है, डीप सी इसके पास है, एक्सप्लोरेशन इसके पास है, ड्रिलिंग इसके, क्या नहीं है इसके पास। अरे अगर 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 कुछ भी नहीं है तो दोस्तों ये जियो इसके पास आ गया है। रिलायंस तो डूबने का या घटाने का या घाटा देने का मकसद ही नहीं है। क्यों नहीं हम रिलायंस में पैसा लगाएंगे दोस्तों। टाटा स्टील की तो बात ही और है। मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टॉक में इन्वेस्ट करिए तो फंडामेंटली मजबूत हों, स्ट्रॉन्ग हों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आप अपना पैसा लगाइए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपना पैसा लगाइए, रिलायंस में लगाइए, टीसीएस में आप टाटा स्टील में लगाइए, टीसीएस में लगाइए, इन्फोसिस में लगाइए, विप्रो में लगाइए। दोस्तों इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, अगर आपको ये आज टॉप मोस्ट लेवल पे भी मिल रहे हैं और ये अगर कल गिर जाते हैं और अगर ये गिर के 50% भी रह जाते हैं तो दोस्तों फिर भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कभी भविष्य में नुकसान नहीं होगा। बहुत जल्दी ही बोनस भी दे सकते हैं और देते हैं। हिस्ट्री तो देखिए ज़रा, फंडामेंटली इनकी बैलेंस शीट तो देखिए दोस्तों, कितना पैसा इनके बुक में पड़ा हुआ है। तो ये मेरी चौथी बात रही। पांचवी बात दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड्स में कभी भी इन्वेस्ट मत करिए। जब आपको इन्वेस्ट ही करना है तो मैं क्यों ना इक्विटी में करूं। जब इन्वेस्ट ही करना है तो मैं खुद ही क्यों ना मालिक बनूं अपने पोर्टफोलियो का। मैं म्यूचुअल फंड्स का मालिक क्यों बनाऊं। क्या वो पगार नहीं लेंगे? क्या मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए वो पैसा नहीं लेंगे? दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी पगार लेते हैं ये लोग आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। पोर्टफोलियो तो मैनेज हो जाता है लेकिन वो सब पगार में चला जाता है। टेम्पटेशन कुछ करके म्यूचुअल फंड्स था दोस्तों गायब हो गया। मैंने भी पैसा लगाया था दोस्तों टाटा AIG में, AIG तो चला गया, टाटा ही रह गया। इससे पहले भी म्यूचुअल फंड्स बहुत देखे दोस्तों, PNB देखा है, मास्टर प्लस देखा है, बहुत देखे दोस्तों। कुछ नहीं मिलता। जब 10 रुपये की स्टॉक को आप 4 रुपये में बेचने जाते हैं 10 साल बाद तो बहुत जोर पड़ता है। इसलिए आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करिए। और जो मैंने बताया है 36 स्टॉक्स, और मैं रोज़ कुछ ना कुछ बता देता हूँ, आज भी बताए हैं मैंने, थर्सडे की शाम को भी बताए थे कि आप कोटक महिंद्रा, मेरे तो बिल्कुल उंगलियों पे लिखे हुए हैं दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में अप्लाई करिए, अपना इन्वेस्ट करिए, HDFC बैंक में इन्वेस्ट करिए, HDFC में इन्वेस्ट करिए, आप SCL में इन्वेस्ट करिए दोस्तों, आप हीरो मोटो कॉर्प में इन्वेस्ट करिए, आप बजाज ऑटो में इन्वेस्ट करिए। दोस्तों 5-6 शेयर ये भाग गए फ्राइडे को ऊपर, ये ऊपर भाग गए, क्या ये नीचे नहीं आएंगे? अब मैं आपको इस स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी बताता हूँ अगले हफ्ते के लिए, और उसके आगे की भविष्यवाणी बताता हूँ। शनिवार का दिन है, समय भी है। भविष्यवाणी ये है दोस्तों कि ये 3 फैक्टर्स पे बाजार चलेगा। अभी तो FII की सेलिंग ही देखी है, नवंबर में भी दिसंबर में भी। हाँ, फ्राइडे को FII ने कुछ बाइंग की है, F&O में भी कुछ बाइंग की है, जो इंडिकेट करता है कि अगले हफ्ते के मंडे ट्यूसडे को बाजार थोड़ा ऊपर चलेगा। लेकिन दोस्तों इनका एलोकेशन जनवरी के 15 तारीख तक आएगा कि किस कंट्री में, किस इमर्जिंग मार्केट में कितना पैसा लगाना है। एलोकेट होते ही पैसा नहीं लगा देंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे यूपी के इलेक्शन का क्या होगा, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का दरवाज़ा जाता है। दिल्ली को दरवाज़ा यूपी से होके जाता है। अगर यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं बनती तो दोस्तों 2024 से सेंटर की गवर्नमेंट का आभास हो जाएगा और बाजार गिरने की पूरी संभावना है। फिर बजट का भी ये लोग इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों इनकी बाइंग FII की एंड बजट एंड यूपी गवर्नमेंट के इलेक्शंस, ये बाजार को 18,500 तक नहीं पहुंचने देंगे जब तक यूपी गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। यूपी गवर्नमेंट अगर बीजेपी की बनती है
तो फिर ये 21-22 हज़ार भी टच होगा निफ्टी, और बैंक 45 हज़ार के लगभग जाएगा। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती तो मार्केट को 14 हज़ार का भी मुंह देखना पड़ेगा। मैंने आपको इस भविष्यवाणी को देने का वादा किया था, जो मैं आज पूरे दिमाग से सोच के दे रहा हूँ। तो आप अगले हफ्ते 1-2 दिन, अब मेरी ये छठी बात है, जहाँ भी जिस स्क्रिप्ट में भी आपको मुनाफा दिखाई दे आप उसको बेच के मुनाफा ले लीजिए, क्योंकि उतार चढ़ाव चलता रहेगा। नीचे आएगी हम फिर पकड़ेंगे, ऊपर जाएगी हम फिर बेचेंगे। तो दोस्तों अब कहेंगे कि आप कब पकड़ते हो और कब आप बेचते हो। मैंने पकड़ने के लिए सबको बोला था। देखिए, मैंने फ्राइडे को हीरो मोटोकॉर्प भी बेचा है, बजाज ऑटो भी बेचा है दोस्तों, TCS भी मैंने बेचा है। मैंने केम्स जो मेरा IPO लगा था, तुरंत मैंने उसका लिस्टिंग गेन लेके और अपना पैसा बना लिया। तो इस तरह के स्टॉक्स को, HCL टेक भी मैंने बेचा है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा था अच्छा खासा, मैंने बेच लिया। और मेरे खरीदने के बाद दोस्तों नीचे भी गया था, काफ़ी नीचे गया था, मैंने उसको रोक के रखा, पेशेंस रखी, बहुत जल्दी ऊपर आया और बड़े अच्छे रेट पे मुझे बहुत अच्छा गेन इस स्टॉक ने दे दिया। तो दोस्तों आज मैंने 6 बातें बताई हैं, ज़्यादा समय ज़्यादा भी ले लिया है। मेरी इस वीडियो को बहुत गौर से सुनने वालों को ज़रूर फ़ायदा होगा, और मैं अपने चाहने वालों के लिए ऐसे ही वीडियो बना के देता रहूँगा। और मेरी सलाह से चलेंगे तो बिल्कुल भी इस स्टॉक मार्केट में हार मानने वाले आप नहीं हैं। इसी के साथ मैं अपने प्यारे इन्वेस्टर्स, सुनने वालों को, पसंद करने वालों को इस वीडियो के साथ विराम देता हूँ। नमस्कार।